हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर को जस्ट 15 मिनट्स के अंदर एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं वो सारे के सारे कवर होने लगेंगे। और इससे पहले हमने बाकी जो भी चैप्टर्स हम बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, उन सबकी भी 15 मिनट्स रिवीजन कर ली है, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। और इस लेक्चर में जो नोट्स यूज किए हैं वो आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल भारत पंचाल सर के नाम से है, और इसके अलावा हमारी ऐप वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कहा किसे जाता है बेटा जी? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर जो भी नोटिसेबल चेंजेस होते हैं, लाइक कलर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, वो सब फिक्स रहने लग जाती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यार, रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? द स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कोई रिएक्शन जितनी आगे जा रही है उतनी ही पीछे जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, कंटिन्यूस चल तो रहे हो, बट कहीं पहुंच नहीं रहे। जितना आगे जाते हो उतने पीछे आ जाते हो, जितना आगे जाते हो उतने ही पीछे आ जाते हो। यही इस तरह के रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। अब इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है: फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम जिसमें फिजिकल स्टेट्स के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाए। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में आपको इक्विलिब्रियम स्टेज देखने को मिले। और आयनिक इक्विलिब्रियम जो आयंस के बीच में देखने को मिलती है। ज्यादा डिटेल में हम इनके बारे में बात करेंगे, एक हल्का फुल्का देख लेते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम किसे कहा जाता है। जैसे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड और लिक्विड स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम आ चुका है, जहां पर रेट ऑफ मेल्टिंग इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ फ्रीजिंग के। मेल्टिंग मतलब आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, और फ्रीजिंग का मतलब उसको दोबारा से सॉलिडिफाई कर रहे हो। लिक्विड गैस के बीच में इक्विलिब्रियम कब आता है? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। सॉलिड गैस के बीच में इक्विलिब्रियम कब आता है? जब रेट ऑफ सब्लिमेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। और सॉलिड सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम आपको कब देखने को मिलता है? जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल हो जाता है बेटा जी रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। अब इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, इसको समझते हैं। केमिकल रिएक्शन आपको पता होगा जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसा ही अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपको इक्विलिब्रियम स्टेज देखने को मिलती है, एग्जिस्ट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व केमिकल चेंज। जैसे ए प्लस बी ने बना दिया सी प्लस डी। और इक्विलिब्रियम का साइन बेटा जी ये होता है कि रिएक्शन आगे भी जा रही है और रिएक्शन पीछे भी हो रही है ना। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि रिएक्शन चल रही है, बट उसमें कुछ चेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा। रिएक्शन कंटिन्यूअसली चल रही है, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आपने रोका तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और भी कई सारे तरीके हैं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के, वो आगे पढ़ेंगे। रिएक्शन चलती जा रही है, बट जितनी वो आगे जा रही है उतनी ही वो पीछे आ रही है, ठीक है। और वो रिएक्शन में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। रिएक्शन 10% हुई, 20% हुई, 30% हुई, किसी भी एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो सकता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अच्छा, अब हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो दो तरह का इक्विलिब्रियम आप लोगों को देखने को मिलता है: होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस क्या होता है? ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। होमो का मतलब ही सेम होता है। जैसे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये हैबर प्रोसेस है। इसमें ये गैसेस फेज में है और ये भी गैसेस फेज में है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं हेटेरोजेनियस की, हेटेरोजेनियस क्या होगा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेज, उनकी फिजिकल स्टेट अलग होने वाली है। जैसे कार्बन में आपने पानी मिलाया तो ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनना चाहिए था अगर मैं इसकी बैलेंस करता हूं तो यहाँ पर जो कार्बन होता है वो किस स्टेट में होता है भैया? कार्बन होता है सॉलिड स्टेट में। वाटर है, वाटर को आप लोग डाल दीजिए लिक्विड स्टेट में, इसमें लिक्विड स्टेट में। अब आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये गैसेस फेस में है। अब इनकी फिजिकल स्टेट ही आपस में मिलती जुलती नहीं। अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। इसके बाद है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहा जाता है? बहुत काम भी आता है। रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट, each concentration term is raised with their stoichiometric coefficient। फॉर एग्जांपल, एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से क्या बना रहे हो आप लोग? प्रोडक्ट बना रहे हो, और मैंने आपको बोला कि इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन दो, तो आप लोग क्या लिखोगे बेटा? ऊपर लिखते हो प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका कोफिशिएंट, बाय में लिखते हो रिएक्टेंट रेज टू द पावर उसका कोफिशिएंट, है ना। अब Kc का मतलब क्या है? जब कंसंट्रेशन टर्म्स में बात की जा रही है। Kp का मतलब क्या है? जब प्रेशर वाली टर्म्स में बात की जा रही है। जैसे एक रिएक्शन है XX + YB, XA + YB गिव्स MC + ND। ये क्या है? ये स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल m स्मॉल n, ये कोफिशिएंट है। तो आप क्या करोगे? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? C and D रेज टू द पावर उनके कोफिशिएंट m and n, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट A and B रेज टू द पावर उनको कोफिशिएंट। अगर इसी को अपने प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो आप क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ C की पावर m, प्रेशर ऑफ D की पावर n, प्रेशर ऑफ A की पावर x, प्रेशर ऑफ B की पावर y। इस तरह से आप लोग एक्सप्रेशन दे सकते हो। अच्छा, अगर कोई भी आपसे पूछा जाए कि रिलेशन क्या है बिटवीन Kp एंड Kc, क्या रिलेशन होता है बेटा? Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng। Kp वो कांस्टेंट था जब प्रेशर वाली टर्म से ली गई है,
केसी भी एक कांस्टेंट था जब कंसंट्रेशन टर्म ली गई है, आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है, चेंज इन गैसियस मोल्स, और वो कैसे निकलते हैं, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये भी गैसेस फेस में है, ये भी गैसेस फेस में है, ये भी गैसेस फेस में है। मैं आपको बोलता हूं कि बताओ यार यहाँ पर चेंज इन गैसेस मोल्स कितना आएगा, तो प्रोडक्ट के मोल्स जो कि 2 है माइनस रिएक्टेंट के मोल्स कितना है, 1 मोल इसका और 3 मोल्स इसके, तो ये आ गया 2 - 4, तो यहाँ पर डेल्टा एन जी कितना आ गया बेटा, चेंज इन गैसेस मोल्स कितना आ चुका है, -2। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वेरी नाइस। यहाँ पर अगर आपको कभी केसी की यूनिट निकालनी है तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी, बहुत इजीली निकाल सकते हो, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी। और अगर आपको कभी केपी की यूनिट निकालनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। अगर कभी डेल्टा एन जीरो हो जाए तो केपी हो जाएगा केसी के इक्वल, अगर कभी डेल्टा एन पॉजिटिव हो जाए, डेल्टा एन पॉजिटिव हो जाएगा तो केपी ज्यादा हो जाएगा केसी से, और अगर कभी डेल्टा एन नेगेटिव हो जाए तो केपी हो जाएगा कम और केसी हो जाएगा ज्यादा। याद रखिए डेल्टा एन जीरो हो गया तो केपी एंड केसी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर कभी डेल्टा एन पॉजिटिव हो जाए तो केपी ज्यादा हो जाएगा, अगर कभी डेल्टा एन नेगेटिव हो जाए तो उस केस में केसी ज्यादा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता चलेगा कि हाँ यार इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं या कुछ और पंगे लिया जाए इसके साथ कि इसमें 2 ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा उसको एक बार देख लेते हैं। अगर आपको कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए के डैश, तो वो क्या हो जाएगा, पिछले वाले का 1/k हो जाएगा। अगर आपको आपने कभी मल्टीप्लाई कर दिया किसी रिएक्शन को n से, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, पुराने वाले की पावर n। अगर आपने रिएक्शन को डिवाइड कर दिया है n से, तो k डैश क्या होने वाला है बेटा, n रूट ऑफ k। अगर आपने दो रिएक्शंस को जोड़ दिया है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तब नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। अगर आपने दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आने वाला है। नेक्स्ट मूव करते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अगर आपको कभी निकालना है तो उसके लिए आपको केसी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपकी कभी भी केसी की वैल्यू मोर देन 10⁻³ है तो इट मींस वहां पर प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा है। अगर कभी आपकी केसी की वैल्यू लेस देन 10⁻³ है तो वहां पर रिएक्टेंट डोमिनेट कर रहा है। और अगर कभी आपकी केसी की वैल्यू 10⁻³ और 10⁻³ के बीच में आ जाती है कहीं, तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही प्रेजेंट है। अच्छा, अगर आपको कभी रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बतानी हो और उसको आपको किसको बताना है, क्यू से, एक होता है क्यू को बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, और एक होता है के को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कोशेंट कांस्टेंट। अब क्यू में और के में डिफरेंस क्या है, देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तब निकाला जाएगा, और क्यू ये कोई भी रिएक्शन हो, कैसी भी रिएक्शन हो, चाहे वो इक्विलिब्रियम में है चाहे वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसके लिए निकाला जा सकता है। जैसे कि आर आर गिव्स पीपी, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, आपने एक ही यूनिट डायरेक्शन का साइन लगाया है कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर मैं इसका क्यू निकालना चाहूँ, रिएक्शन कोशेंट निकालना चाहूँ, तो ऐसे लिखा जाएगा पी की पावर पी और आर की पावर आर। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी ऐसे ही लिखा जाता था, है ना। चलो अब समझते हैं कि अगर कभी Q और K इक्वल हो जाए, रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल हो जाए, इट मींस वो रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अगर आपका कभी Q ज्यादा हो जाता है, Q की वैल्यू ज्यादा हो जाती है K से, तो उस टाइम वो बैकवर्ड रिएक्शन है, वो रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट होना चाहती है। अगर आपकी कभी Q की वैल्यू कम है K से, उस टाइम आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, है ना, वेयर Q इज रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट कैसे निकालते हैं, देखिए आपको रिएक्शन दे रखी है जो सिंगल डायरेक्शन में है, क्यों निकालना है, तो ऐसे ही C की पावर C, D की पावर D, बाय में A की पावर A एंड B की पावर B। आगे आ जाते हैं, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या रिलेशन होता है भाई, डेल्टा जी नॉट, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, इज इक्वल टू -RT ln K। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होता है, R गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर, ln नेचुरल लॉग एंड K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपकी कभी K की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो डेल्टा G की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, और लेस देन 0 रहेगी तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मोर देन 0 है, और वो कब हो सकता है, अगर आपकी K की वैल्यू लेस देन 1 हो, उस टाइम रिएक्शन कहां जाएगी, रिवर्स, बैकवर्ड साइड में। और अगर आपकी कभी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाए, डेल्टा जी नॉट अगर 0 हो गया तो आप क्या समझोगे कि रिएक्शन किस में है बेटा, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर। आगे मूव करते हैं, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, बट उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है बाय चेंजिंग देयर मेजरेबल प्रॉपर्टी, लाइक कंसंट्रेशन चेंज कर दो, टेंपरेचर चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो। कैटलिस्ट से वैसे चेंज नहीं होता, बट ट्राई कर लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले आप कर रहे हो चेंज इन कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आप जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ना, उससे अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जाने लग जाएगी। मान के चलो आपने रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो रिएक्शन ऐसे जाएगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। और अगर आपने कभी प्रोडक्ट बढ़ा दिया, आप समझो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बढ़ गया, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी अब कहां जाएगी,
बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से आप लोग याद रखिए। या फिर आपका क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, जो भी है, आपने प्रोडक्ट कम कर दिया या रिएक्टेंट कम कर दिया, रिएक्टेंट कम करने का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है, और प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में। इस तरह से याद रखिए। इसके बाद बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है, जिसमें से हीट निकलती है। एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसमें डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्सोथर्मिक जिसमें से ऑलरेडी हीट निकल रही है, उसको टेम्परेचर नहीं देना चाहिए। उसमें से ऑलरेडी हीट निकल रही है तो टेम्परेचर क्यों देना, है ना। तो अगर आपने टेम्परेचर दिया तो रिएक्शन कहां जाएगी भैया, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करें, उसे तो टेम्परेचर की जरूरत है, अगर उस केस में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। चेंज इन प्रेशर की बात याद रखें, इसको याद रखिए, IHL, आई हेट लव, आई हेट प्यार, है ना, कुछ भी ऐसे याद रख लो, आई हेट लव, आई हेट प्यार। यहां पर ये ट्रिक लग जाएगी। प्रेशर का क्या सीन है, अगर आपने कभी प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो वो हायर मोल से लोअर मोल्स की तरफ रिएक्शन को शिफ्ट करवा देगा। अगर आपने कभी प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, हमेशा हायर मोल से लोअर मोल्स की तरफ। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से कभी भी किसी भी रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके इक्विलिब्रियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क किस पे पड़ेगा भैया, रिएक्शन की स्पीड पे, वो जल्दी होने लगेगी। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, अगर बेटा आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, बट अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो वो हायर मोल्स की तरफ लेके जाएगा। इनर्ट गैस कहां लेके जाती है, इनर्ट गैस हायर मोल्स की तरफ लेके जाती हैं, हायर मोल्स की तरफ। और प्रेशर कहां लेके जा रहा था, प्रेशर हायर से लोअर मोल्स की तरफ लेके जाता है। इनर्ट गैसेस कहां लेके जाती हैं, लोअर टू हायर मोल्स की तरफ, कब, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम की, कि आयनिक इक्विलिब्रियम का फंडा क्या है। आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब जो आयंस के बीच में होता है, द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3CH, ये एक वीक एसिड होता है। अभी देखोगे अब वीक स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं। अगर हम ये डिसोशिएट करें तो ये डिसोशिएट हो जाता है CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ये इसकी आयनाइज्ड फॉर्म है और ये इसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म है। अब इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम बना है, उस इक्विलिब्रियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं बेटा, वो सब्सटेंस जो डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं होते, फॉर एग्जांपल शुगर, ग्लूकोज, है ना, यूरिया, ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट के फर्दर केसेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे किसे कहेंगे, ऐसा सब्सटेंस जो पूरे का पूरा ही आयंस में टूट जाए, जितना लिया उतने का उतना। और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जिसका एक बहुत थोड़ा सा पोर्शन ही आयंस के अंदर टूट पाता है। इवन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन्हीं के बीच में आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। चलो अब स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल, H2SO4, HNO3, HClO4, HClO3, HCl, HBr। ये स्ट्रॉन्ग बेस ऑल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वीक एसिड H2SO3, HNO2, HClO2, HClO, HF, H2CO3, H3BO3, है ना। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी किस कैटेगरी में रखे जाते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड भी वीक एसिड्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और अगली बात करें वीक बेस, वीक बेस कौन से होंगे बेटा, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड। अल्कलाइन मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, किसको छोड़ के, बेरियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के, है ना। डी ब्लॉक मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, इसके अलावा अमाइंस जो होते हैं, RNH2, RNHR, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ये सब भी किस में आते हैं भैया, ये सब भी हमारे वीक बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हमारे पास एसिड बेस की कई सारी थ्योरी होती है, आप लोगों ने 10th क्लास में शायद पढ़ा भी होगा। एसिड क्या होते हैं, जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और बेस किसे कहते हैं, जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। इसके अलावा एसिड आर लाइक सिट्रस इन टेस्ट, है ना, थोड़े खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं। इसके आगे भी बहुत सारी थ्योरी हैं, जैसे आर्हेनियस, आर्हेनियस दादा ने क्या बोला, एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। बेस किसे कहते हैं, जो OH नेगेटिव डोनेट करते हैं। जैसे HCl है, HCl में कैपेसिटी है कि H पॉजिटिव डोनेट कर सके, तो ये आर्हेनियस एसिड है। जैसे NaOH है, NaOH में कैपेसिटी है कि ये OH नेगेटिव डोनेट कर सकता है, तो ये आर्हेनियस बेस है। आगे मूव करो, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है वो एसिड, और जो भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस। डोनेट करेगा एसिड, एक्सेप्ट करेगा बेस। उसके बाद आया लुईस कंसेप्ट, सबसे ज्यादा फेमस हमारे पास लुईस कंसेप्ट रहता है। लुईस कंसेप्ट को याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, अरे आदि बुक दे दे। अरे मतलब एसिड, एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर, आगे मूव करते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन, और यहाँ पर एसिड को आयनाइज करना है, Ha है, इसको हम पानी में डाल देंगे तो ये क्या करेगा भाई, ये अपना H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, है ना, और H2 यहाँ पे ले लिया, ये H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालना है तो Ka क्या आएगा, ऊपर की तरफ प्रोडक्ट, बाय में रिएक्टेंट। सर रिएक्टेंट तो HA एंड वाटर भी है। देखिए जो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड होते हैं ना, उनकी कंसेंट्रेशन 1 होती है, तो उसको ना भी लिखो तो चलेगा,
के क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, है ना। अगर आपको यहाँ से पी के ए निकालना हो तो वो हो जाएगा नेगेटिव लोगारिथम ऑफ के ए। अगर कभी भी के ए की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, पी के ए की वैल्यू डिक्रीज करेगी। और के ए इंक्रीज करने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। पी के ए और एसिडिक स्ट्रेंथ में इनवर्स का रिलेशन होता है। क्लियर। एक हो जाता है आयनाइजेशन ऑफ बेस, जैसे कि हमारे पास बेस है BOH, ये अपने OH नेगेटिव को रिलीज कर देगा और B पॉजिटिव बच जाएगा। अगर यहाँ से आप KB निकालना चाहो, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना चाहो, तो ऊपर की तरफ प्रोडक्ट B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन बाय में BOH। ठीक है। और याद रखिए पी के बी अगर निकालना है, जैसे आप लोगों ने पी के ए को सोल्व किया, पी के ए क्या होता है, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ के ए। ऐसे पी के बी क्या होगा, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ के बी। अगर कभी के बी बढ़ रहा है तो पी के बी की वैल्यू घटेगी, और के बी बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, याद रखिए। आगे मूव करते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर को आयनाइज कर लो भाई, वाटर को आयनाइज किया जाता है तो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। H3O पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव। ठीक है। KW का मतलब क्या है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर KW। H पॉजिटिव OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, और ये कितना आएगा 10 की पावर -14। याद रखिए H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव दोनों की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1.0 × 10 की पावर -7 मोलर। और किस टेम्परेचर पर बात करते हैं, ये हम लोग 298 केल्विन पे बात करते हैं। अच्छा pH अगर कभी निकालना हो, मैंने अभी बताया है, कुछ भी निकालना है, जैसे मान के चलो पी आजकल कौन सा गाना चल रहा है, आजकल तो कोई सा भी नहीं चल रहा है यार, है ना। जैसे मैं कई दिन पहले कह रहा था मोए मोए, पी मोए मोए अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोए मोए। जो भी पी निकालना है उसका नेगेटिव लोगारिथम कर दो। तो जैसे अगर आपको पीएच निकालना है तो ये हो जाएगा नेगेटिव लोगारिथम ऑफ एच पॉजिटिव। आपको पीओएच निकालना है तो ये हो जाएगा नेगेटिव लोगारिथम ऑफ ओएच नेगेटिव। पीएच एंड पीओएच दोनों का सम कितना बनता है, 14 बनता है। अगर आपकी पीएच की वैल्यू कभी लेस देन 7 हो तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक होता है, मोर देन 7 हो तो बेसिक होता है, और अगर 7 है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल। मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है यार, जैसे ये है पीएच, मान के चलो ये 7 है, इधर तो वैल्यू घटती जाएगी, इधर वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये होता है ए, ये होता है बी। ए बोले तो एसिड, बी बोले तो बेस, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, इधर हमारे पास 7 के केस में क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। ये सिंपल से फॉर्मुलाज है, इस चैप्टर में सारे फॉर्मुलाज ही हैं। नोट्स को सामने रख के इसको एक बार पढ़ लेना, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। और इसका डिटेल वन शॉट और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी आने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना कितना वेट कर रहे हो। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।